जो मांग का चैप्टर है ये एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर जो हैं बनते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इजी चैप्टर है। आप बहुत ही ईज़िली जो है इस चैप्टर को कर सकते हो अगर मुद्दा समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही जितनी भी चीज़ें इसके अंदर बनती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक ही उसमें करा रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको बता रहा हूँ मांग का चैप्टर क्या है। क्योंकि अगर आपको मांग आ गया तो जो दूसरा चैप्टर है पूर्ति, वो भी आपका जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की। इसका नाम है मांग, या आपकी बुक में मांग का सिद्धांत भी लिखा हो सकता है, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, हमें बेसिकली पढ़ना है मांग का सिद्धांत। देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि भाई मांग जो है वो क्या होती है। डिमांड जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने देखो आपको सारे के सारे भेज रखे हैं। ठीक है, तो वो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई मांग जो है वो क्या होती है। तो इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है कि भाई एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय पे, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय अवधि भी लिख सकते हो। ठीक है, या एक निश्चित समय भी लिख सकते हो। एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय, इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को लेते हुए एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता जो भी खरीदने के लिए तैयार होता है, उपभोक्ता जो खरीदने के लिए तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है बेटा मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने बोला कि मुस्कान ने आज 40 रुपये लीटर पर 2 किलो दूध खरीदा। ये मैंने एक सेंटेंस बोला, तो ये पूरा जो सेंटेंस है बेटा ये डिमांड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय अवधि की भी बात चल रही है कि भाई आज की बात हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस की भी बात हो रही है, एक निश्चित कीमत की भी बात हो रही है, और उस पे उसने कितनी डिमांड करी है उस चीज़ की भी बात हो रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे मुस्कान किसी भी वस्तु को कितना खरीदने के लिए तैयार है वो इस स्टेटमेंट के अंदर बताया जा रहा है, तो इसको हम डिमांड का नाम देते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम एक उपभोक्ता के नज़रिए से देखें कि केवल मुस्कान ने कितना दूध खरीदा, तो वो जो है वो व्यक्तिगत मांग कहलाती है। क्या कहलाती है वो जो है व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ये मांग के प्रकार नहीं है बेटा, ये सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। अगर मैं केवल ये बोल रहा हूँ देखो ध्यान से समझेंगे, वस्तु क्या है? वस्तु है दूध। ठीक है, और इस खरीदने वाले कौन कौन है? इसको खरीदने वाले हैं बेटा मुस्कान है, अंतिमा है, एंड अजय है। ठीक है, रोहित है, और दूसरी मुस्कान भी ले लेते हैं। मुस्कान है दूसरी वाली, ये है मुस्कान वर्मा। खरीदने वाले टोटल 5 हैं। एक वस्तु है दूध, इसको खरीदने वाले जो हैं टोटल 5 बंदे हैं। ठीक है, अच्छा, इसको खरीदने वाले टोटल 5 बंदे हैं, लेकिन जब मैं केवल एक बंदे की बात करूँगा, मैंने बोला कि मुस्कान जो है आज 40 रुपये पे 2 किलो दूध खरीदने के लिए तैयार है, तो ये व्यक्तिगत मांग कहलाती है।
मतलब कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे एक उपभोक्ता या एक परिवार वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, इट्स कॉल्ड व्यक्तिगत मांग। लेकिन अगर बेटा मैं ये बोलूँ कि मुस्कान, अंतिमा, अजय, रोहित और मुस्कान वर्मा ये पांचों के पांचों मिलके, ये इसको खरीदने वाले उपभोक्ता थे दूध को, ये पांचों के पांचों मिलके एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय पे, ये पांचों के पांचों बंदे एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे दूध की कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं, तो वो बाजार मांग कहलाएगी। जैसे कि मुस्कान वर्मा कितना खरीद रही है, 2 किलो 2 लीटर मान लीजिए, ठीक है। अंतिमा मान लीजिए 1 लीटर खरीद रही है, एंड अजय मान लीजिए 2 लीटर खरीद रहा है, मैं भी 1 लीटर ही खरीद रहा हूँ, मुस्कान 3 लीटर खरीद रही है। तो अभी कितने रुपए पे 40 रुपए पे। तो बाजार मांग क्या होगी, 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर। तो ये हो जाएगी बेटा आपकी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9 लीटर की जो है टोटल मांग हो रही है दूध की 40 रुपए पे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा बाजार मांग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये बेटा मांग के प्रकार नहीं है, बिल्कुल भी इसको मांग के प्रकार मत समझिएगा कि मांग 2 तरीके की होती है, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। मांग 2 तरीके की नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक बंदे के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत मांग होती है, और अगर हम उस वस्तु के सभी उपभोक्ताओं के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब नज़रिया, ठीक है, एक उपभोक्ता के नज़रिए से देखेंगे तो व्यक्तिगत मांग है, और सभी उपभोक्ताओं के नज़रिए से अगर देखेंगे जो उस वस्तु को खरीद रहे हैं तो वो बेटा बाजार मांग कहलाती है। ठीक है जी, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों मांग और व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, इन सब की डेफिनेशन 1 मार्क में बहुत बारी पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, या अगला जो टॉपिक है वो है कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। व्यक्तिगत मांग को कौन कौन से तत्व जो है वो आपको प्रभावित करते हैं। देखो पहले इस टॉपिक का मतलब समझिए। इसका मतलब ये है, हमें वो सारे के सारे पॉइंट बताने हैं। प्रभावित का मतलब है कि वो सारे के सारे बिंदु बताने हैं जिसकी वजह से या तो मांग बढ़ेगी या तो मांग घटेगी। ये इस टॉपिक का मतलब है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप लिखेंगे वो लिखेंगे वस्तु की कीमत। आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई कीमत बढ़ने से मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, और कीमत घटने से मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला, इस टॉपिक में क्या लिखना है, वो सारे के सारे बिंदु लिखने हैं जिसकी वजह से मांग बढ़ रही है और घट रही है, वो सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, मांग बढ़ी और घटी किसकी वजह से, कीमत की वजह से। ये आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ता की आय। आय में क्या लिखेंगे, आय में लिखेंगे कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है मांग बढ़ती है, जैसे जैसे आय घटती है मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे विपरीत संबंध होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध होता है। तीसरा आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि में आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक बंदा है श्याम, वो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी देखता था, लेकिन अब वो जो है कलर टीवी देखता है। अब उसका टेस्ट बदल गया, उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो अब ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी में चली गई। तो बेटा ब्लैक एंड वाइट टीवी की जो मांग है वो क्या हो गई, घट गई, जबकि कलर टीवी की मांग क्या हो गई, कलर टीवी की मांग बढ़ गई। तो जब उपभोक्ता का टेस्ट चेंज हो जाता है, रुचि का मतलब क्या होता है, रुचि का मतलब होता है टेस्ट। तो जब उपभोक्ता का टेस्ट चेंज हो जाता है तो जिस वस्तु की तरफ उसका टेस्ट जा रहा होता है उसकी मांग बढ़ जाती है, और जिससे हट जाता है उसकी घट जाती है। चौथा जो आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे संबंधित वस्तु की
संबंधित वस्तु की कीमत। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि संबंधित वस्तु कौन सी होती है। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहली जो होती है स्थानापन्न, इसको जो है प्रतिस्थापन भी कहते हैं। और दूसरी जो होती है ये होती है पूरक। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। स्थानापन्न और पूरक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्थानापन्न वस्तु वो वस्तु होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसको उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। वहीं पे दूसरी तरफ पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, आप लिखेंगे जो एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं या जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं, लाइक कार और पेट्रोल। ये आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये जो फैक्टर है ये डिमांड को किस तरीके से इफेक्ट करता है। आप यहाँ पे लिखे, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है बेटा, और यहाँ पे किस तरीके का संबंध होता है, यहाँ विपरीत संबंध होता है। तो किस चीज़ का प्रत्यक्ष और किस चीज़ का विपरीत। यहाँ पे क्या होता है कि अगर पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ जाए, अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिलने लग जाए, तो भैया लोग जो है कार स्कूटर इन सब की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। और अगर पेट्रोल सस्ता मिलने लगे, 10 रुपये लीटर मिलने लगे, तो लोग इसकी मांग को बढ़ा देंगे, फिर लोग ये चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस वजह से पूरक वस्तुओं में कैसा संबंध होता है, पूरक वस्तुओं में होता है विपरीत संबंध। वहीं दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्यक्ष संबंध। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष संबंध में यहाँ पे क्या होता है कि अगर चाय की अगर कीमत जो है अगर वो बढ़ जाए, तो चाय की कीमत बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता चाय पी रहा था वो अब कॉफ़ी को पीना शुरू कर देगा, क्योंकि बेटा कॉफ़ी सस्ती हो जाएगी एज़ कंपैरिजन टू चाय। और जब चाय की कीमत जो है वो घट जाएगी, तो कॉफ़ी की मांग जो है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता कॉफ़ी पी रहा था वो अब चाय को पीना शुरू कर देगा, क्योंकि चाय सस्ती है। इसको स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। मतलब कि अगर उपभोक्ता के सामने दो वस्तुएं हैं जिसको वो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकता है, तो वो दोनों में से उस वस्तु को चूज़ करता है, दोनों में से जो भी सस्ती होती है, उसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। तो अगर बेटा आपको वो बोलता है कि जी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए, तो आपको केवल यही चारों लिखने हैं। लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, अगर वो आपको ये बोलता है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप पहले बाजार मांग की डेफिनेशन समझिए। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये मैंने मुस्कान के प्रोस्पेक्टिव से लिखे हैं, ठीक है। अब बाजार मांग होती है, आप ये भी लिख सकते हो कि बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है, ठीक है। बाजार मांग क्या होती है, देखो बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ है ना। व्यक्तिगत मांग का मतलब मुस्कान ने कितना दूध खरीदा, अंतिमा ने कितना खरीदा, अजय ने कितना खरीदा, रोहित ने कितना खरीदा, मुस्कान वर्मा ने कितना खरीदा, सब इंडिविजुअल ने जितनी जितनी डिमांड करी, 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर, मैंने इन सबको जोड़ दिया तो बाजार मांग आ गई। तो बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। और ये फैक्टर मैंने ये बताया है कि अगर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो अगर बाजार में आपको आ जाए, तो इसमें आपको ये तो लिखना ही है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि जो फैक्टर व्यक्तिगत को प्रभावित करते हैं वो बाजार को भी करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु की कीमत, अगला लिखेंगे उपभोक्ता की आय, अगला लिखेंगे उपभोक्ता की रुचि, और अगला लिखेंगे संबंधित वस्तु की कीमत। ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमत ये तो लिखना ही है। इसके अलावा और क्या क्या लिखना है आपको, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
कि उपभोक्ता की संख्या लिख सकते हैं आप कि भाई अगर उपभोक्ता की जो संख्या है अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा खरीदने वाले होंगे, तो सिंपल सी बात है मांग ज़्यादा होगी। और अगर उपभोक्ता कम होंगे, उपभोक्ता की संख्या अगर कम होगी तो मांग भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उपभोक्ता की संख्या लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, और आप यहाँ पे लिखेंगे आय का वितरण। आय के वितरण क्या होता है, ये दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है समान और एक होता है असमान। समान का वितरण मतलब होता है कि सबकी सेम इनकम है, अमीर गरीब कुछ नहीं है देश के अंदर। तो जब समान होगा तो बाजार मांग कैसी होगी, बाजार मांग ज़्यादा होगी। और जब असमान होगा मतलब अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में बाजार मांग जो है वो कम होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है जलवायु तथा मौसम ये भी लिख सकते हो कि भाई इससे भी मांग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मौसम वगैरह जलवायु खराब, बाढ़ भूकंप वगैरह अगर ऐसी चीज़ हो रही है देश के अंदर, तो भैया उससे डिमांड पे इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, सूखा पड़ गया, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ गई, मौसम बारिश वगैरह नहीं हो रही, इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बाज़ार को टोटल 7 कर रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत को केवल 4 करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर वो कहता है केवल मांग को प्रभावित करने बताइए, तो अगर वो बेटा ये बोले व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, या अगर वो ये बोले मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, अगर केवल मांग लिखा, उसने बताया ही नहीं कि व्यक्तिगत का लिखना है या बाजार का लिखना है, तो भी आपको व्यक्तिगत का ही लिखना है। केवल 4 ही लिखेंगे तो 7 नहीं लिखेंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, मांग क्या होती है, व्यक्तिगत क्या होती है, बाजार क्या होती है, व्यक्तिगत को कौन कौन से प्रभावित करते हैं और बाजार को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा है। अब बेटा मैं इनको जो है इन सबको मैं नाम दे देता हूँ। जैसे मैं बार बार तो इसको नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं इनको एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देता हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको ए अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया, इसको बी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया, जो आपका मन करे उसको दे सकते हो। इसको सी नाम दे दिया मैंने और इसको डी नाम दे दिया। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे हम जो है इनके तो यही नाम रहेंगे, इनको तो ए दे चुका हूँ मैं, ए बी सी डी ई। चलिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये तो यहाँ चलो कोई नहीं, अब लिख दिया तो ए बी सी डी ई एफ जी, इन सबको मैंने एक अल्फ़ाबेट से दे दिया, ताकि मैं जब जी लिखूँ तो मेरे को पता चल जाए कि भाई मैं जलवायु और मौसम की बात कर रहा हूँ, जब एफ लिखूँ तो मैं आय के वितरण की बात कर रहा हूँ। कोई किसी भी अल्फ़ाबेट से आप डिनोट कर सकते हैं। तो मुद्दे का जो नाम है ये है मांग फलन। मांग फलन क्या होता है, आप लिखेंगे बेटा कि अभी मैंने आपको बोला कि भैया मांग को तो बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत को 4 करते हैं, बाजार को 7 करते हैं। तो आप लिखेंगे कि किसी वस्तु की मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो मांग फलन कहलाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 2 तरीके का होता है, क्योंकि व्यक्तिगत के अलग हैं और बाजार के अलग हैं। तो एक जो होता है वो होता है व्यक्तिगत मांग फलन, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक होता है बाजार मांग फलन। बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मांग फलन क्या है, किसी वस्तु की मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। सारा खेल बेटा इस चैप्टर में इसका ही है, सिर्फ ये जो मैंने फैक्टर समझा दिया, अगर आपको ये समझ में आ गया, ये चैप्टर खत्म है, दी एंड है इसका। हर जगह इसी का यूज़ है, आप देखते रहिएगा, चाहे सिर्फ ये जो 7 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बोला किसी वस्तु की मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, अगर हम उसे एक समीकरण में रख देते हैं तो वही वो मांग फलन कहलाता है। अब मैंने बोला कि ये अलग अलग है, व्यक्तिगत को अलग करते हैं, बाजार को अलग करते हैं, तो ये 2 तरीके का होता है। तो अगर बेटा अगर वो पूछता है आपसे व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, तो आप लिखेंगे dx इज इक्वल टू एफ ए बी सी डी।
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि x जो है वो क्या है, वस्तु है। d क्या है, d का मतलब है बेटा डिमांड, मांग। इसका मतलब ये, और f का मतलब क्या है, f का मतलब है फलन। और ये चारों के चारों क्या है बेटा, ए बी सी डी, ये इसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अभी ऊपर मैंने बताया कि ए क्या है, बी क्या है, सी है, डी है, ये मैंने सबको नाम दिए इसको। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एक्स वस्तु है, कोई भी वस्तु मैंने ले ली, एक्स वस्तु जो है उसकी जो डिमांड है ना, वो किन कारकों पे निर्भर कर रही है, ए बी सी डी पे। और ये एफ का मतलब क्या है, फलन। कि भाई अगर ए बी सी डी के अंदर चेंज आता है, परिवर्तन होता है, तो उससे एक्स वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मांग बढ़ भी सकती है, मांग घट भी सकती है। तो व्यक्तिगत मांग फलन की अगर वो डेफिनेशन पूछे तो आप लिखेंगे व्यक्तिगत मांग की, ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि व्यक्तिगत मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत मांग को, अब वो व्यक्तिगत पूछ रहा है ना आपसे, वो मांग फलन नहीं पूछ रहा, वो आपसे कह रहा है व्यक्तिगत मांग फलन कौन सा होता है। तो आप लिखेंगे कि व्यक्तिगत मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, और जब हम उन्हें एक समीकरण में रख देते हैं तो व्यक्तिगत मांग फलन हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर वो पूछता बाजार मांग क्या होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी जितने पढ़े थे सब लिख दो। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, अब लिखोगे कि बाजार मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। बाजार मांग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। अगर हम उन्हें एक समीकरण में रख देते हैं तो बाजार मांग फलन प्राप्त होता है। जब बाजार पूछे तो बाजार वर्ड जोड़ दो, जब व्यक्तिगत पूछे तो व्यक्तिगत जोड़ दो, बन गए दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या है कि एक्स वस्तु की जो डिमांड है ये इन 7 फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करती है, निर्भर करती है। अगर इन 7 फैक्टर के अंदर चेंज आता है तो एक्स वस्तु की डिमांड में चेंज आएगा। ये इसका जो है नहीं बेटा सारणी नहीं लिख सकते बेटा, सारणी का मतलब तालिका होता है, सारणी गलत वर्ड है बेटा, समीकरण ही लिखना पड़ेगा, सारणी तालिका होती है। तो अभी आपने मेरे साथ पढ़ा मांग फलन क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मांग का जो नियम है, मांग का जो नियम है ये क्या होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम ये कहता है कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, सामान्य रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, मांग घटती है, और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ये मुद्दा तो समझ में आ रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, एक लाइन यूज़ की गई है कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर। अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इतना लिख दिया कि जी मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो गलत हो जाएगा। इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसका मतलब, अभी मैंने आपको बेटा ये बताया कि 7 फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं। देखो फिर वही आ गया, पहला था वस्तु की कीमत, दूसरा था संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, तीसरा क्या था, तीसरा था बेटा उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, तीसरा था। चौथा क्या था, उपभोक्ता की रुचि, पांचवा क्या था, उपभोक्ता की संख्या, छठा क्या था, आय का वितरण, आय का वितरण, और सातवां क्या था, सातवां क्या था, जलवायु तथा मौसम। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया कि भाई ये 7 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बाजार मांग को। तो बेटा वो किसकी बात कर रहा है, कीमत और मांग की, इस फैक्टर की वो बात कर रहा है, इस वाले की, इसकी। वो तो नीचे की कोई बात ही नहीं कर रहा। वो अभी मैंने ऊपर आपको देखो क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये बोला कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और अगर कीमत घटेगी
तो मांग बढ़ेगी। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। तो वो यही कह रहा है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। बट कंडीशन क्या है कि जो ये वाले जो फैक्टर है ना, ये वाले जो फैक्टर हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, इसका मतलब क्या है कि ये जो बाकी के जो 6 फैक्टर है ना, ये जैसे पहले थे अब भी वैसे ही रहने चाहिए, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। अगर वो आपसे पूछता है कि मांग का नियम क्या होता है, इसकी 3 मान्यताएं बताइए, तो आप लिखेंगे कि भाई अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। और मान्यताएं में क्या लिखेंगे? इन सब वर्ड के साथ ये लगा दीजिए, ये वाली लाइन, बस इन सब वर्ड के साथ ये वाली लाइन लगा दीजिए। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं, उपभोक्ता की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं। बन गई सारी मान्यताएं। अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर मांग के नियम की मान्यताएं, या अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, ये एक इस लाइन का, हाँ जी, मांग के नियम के जो अपवाद होते हैं अलग होते हैं। हाँ वो अलग है, वो भी बता रहा हूँ। तो मांग के नियम की मान्यताएं या अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर ये है कि भैया जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो मांग का नियम लागू होगा। अगर इसमें से किसी में भी चेंज हो गया, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, घट गई, रुचि में चेंज हो गया, संख्या में चेंज हो गया, तो कीमत बढ़ने से मांग नहीं घटेगी, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। तो अभी आपने मेरे साथ पढ़ा मांग का नियम क्या होता है और मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं, या ये अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर का मतलब क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई इसके अपवाद क्या होते हैं। मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। अगर वो आपसे पूछता है कि मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता उसको मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। हमें वो सारी की सारी चीज़ें बतानी है कि अब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, ये जो 6 फैक्टर हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा, तो वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अनिवार्य वस्तु, जैसे कि नमक जो है बेटा, अगर अभी जैसे मान लो 30 रुपये का अगर मिल रहा है, अगर ये बेटा 300 रुपये का भी मिलने लगे ना, जैसे अब मेरे घर में एक महीने में 2 थैली यूज़ होती है, अभी 30 रुपये का मिल रहा है, तो अगर बेटा ये 300 रुपये का भी हो जाए ना, तो भी मेरे घर में 2 थैली ही यूज़ होगी। मैं इसकी डिमांड को कम नहीं कर सकता, मैं क्या दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं बना कि नमक की जगह बंदा कुछ और यूज़ कर ले। तो 300 का भी मिले तो भी हम खरीदेंगे जितना अभी खरीद रहे हैं 30 रुपये पे। अनिवार्य वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगला जो है बेटा ये है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु कौन सी होती है? गिफिन वस्तु एक इस टाइप की घटिया वस्तु होती है जिसमें कीमत बढ़ने पे मांग बढ़ती है और कीमत घटने पे मांग घटती है। इसमें बेटा सीधा चलता है संबंध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम जो है गिफिन विरोधाभास के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइक मोटा अनाज लिख सकते हो, मोटा बाजरा लिख सकते हो। आ जाता है एग्ज़ाम पे कि गिफिन वस्तु के एग्जाम्पल बताइए, तो ये आप लिखेंगे। तीसरा आप क्या लिखेंगे? तीसरा आप लिखेंगे कि सामाजिक सम्मान की वस्तुएं। सामाजिक
सम्मान की वस्तुएं। सामाजिक सम्मान की वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि सोना, चांदी। तो अमीर लोग क्या करते हैं, अब बेटा सोना चाहे 40,000 तोला हो, 50,000 हो, 60,000 हो, अमीर लोग समाज के अंदर अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए कितना भी हो उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। या आप यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के दुर्लभ होने की आशंका। मतलब कि अगर कोई वस्तु ऐसी है जो भविष्य में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद बचेगी नहीं, विलुप्त हो जाएगी वो, तो लोग उसको जो है हाई प्राइस पे भी बाय कर लेते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो भविष्य में विलुप्त होने वाली हैं उन पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता। मैंने 4 बता दिए हैं, आपकी बुक में और भी लिखे हो सकते हैं, बट 4 याद कर लीजिएगा, इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, 3 नंबर में आता है, 4 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बेटा आपने भी मेरे साथ पढ़ा है मांग का नियम क्या होता है, मान्यताएं का मतलब क्या होता है, और अपवाद का क्या मतलब होता है। अपवाद का मतलब है जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता, सब चीज़ अप्लाई हो रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होगा। इट्स कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग क्या होता है, मांग की मान्यता, अपवाद और मान्यताएं दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मैंने बताया। मांग की मान्यताओं का मतलब होता है कि भाई जब ये कंडीशनें फुलफिल होंगी तो ही मांग का नियम लागू होगा, अदरवाइज मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। अच्छा जी, अगले मुद्दे का नाम है मांग अनुसूची। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मांग अनुसूची, या आपकी बुक में इसको मांग तालिका भी लिखा हुआ हो सकता है। अब ये क्या दिक्कत है जी? इसका मतलब होता है, ये तालिका की बात चल रही है अब, ठीक है, तालिका, तो ये एक टेबल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि मांग अनुसूची एक ऐसी तालिका है जो ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता उसकी कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा। ये लिखेंगे आप इसके अंदर। मांग अनुसूची एक ऐसी तालिका है जो ये बताती है तालिका के रूप में कि डिफरेंट प्राइजेस पे वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता उसकी कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा, ठीक है। तो अब ये भी 2 तरीके की होती है। पहली जो होती है वो होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, सबसे पहली। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। 2 तरीके की होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं अपना, मान लीजिए दूध की बात चल रही है बेटा कि 10 रुपये लीटर है, 20 रुपये लीटर है, 30 रुपये लीटर है और 40 रुपये लीटर है, और 2 बंदे खरीदने वाले हैं। एक है अंतिमा। अंतिमा जो है 10 रुपये कीमत मैंने बढ़ा दी है बेटा, 10, 20, 30, 40, तो मांग को घटाना पड़ेगा। मान लीजिए 4 लीटर खरीद रही थी, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है कम खरीदेगी, कम डिमांड करेगी, अंतिमा की मांग है ये, ठीक है जी। और जो है सारणी, हाँ बेटा सारणी अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, अनुसूची, तालिका, सारणी लिख सकते हो। सारणी से प्यार हो गया तुम्हें, सारणी और सारणी। सारणी क्या, सारणी सही वर्ड नहीं लगता है, रट नहीं पाते हैं उसको, लिख नहीं पाते, अच्छा नहीं लगता वो। अनुसूची या तालिका लिख देना। समीकरण एक अलग चीज़ होती है और सारणी एक अलग चीज़ होती है। तो अंतिमा इतनी मांग कर रही है और सवा जो है वो मांग कर रही है इतनी, 5, 4, 3, 2। तो मैंने यहाँ पे 2 उपभोक्ता लिए हैं, एक लिया है अंतिमा और दूसरा लिया है सबा। दोनों की इंडिविजुअल डिमांड कितनी हो रही है? 10 रुपये पे अंतिमा इतना कर रही है, ये इतना कर रही है, ये इतना कर रही है, ये इतना कर रही है, और सबा की यहाँ पे लिख दी हमने, ठीक है। तो वस्तु की विभिन्न कीमतों पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये एक पर्टिकुलर, अच्छा अगर वो इसकी डेफिनेशन पूछे आपसे, अभी मैंने मांग अनुसूची की बताई है आपको, अगर वो आपसे पूछे व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, तो बेटा व्यक्तिगत में एक वर्ड जरूर लिखना है आपको कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, एक के बारे में इंफॉर्मेशन देती है आपको, ठीक है। अब आप कहोगे आपने तो 2 लिख दिए यहाँ पे,
ये इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से कि इस कीमत पे अंतिमा कितनी डिमांड कर रही है और सबा कितनी डिमांड कर रही है, ये व्यक्तिगत कहलाएगा। ठीक है, तो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा है, तालिका के रूप में उसको जो दिखाएगा वो व्यक्तिगत है। वहीं अगर मैं बाजार की बात करूं तो बाजार में मैं क्या करूंगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और अंतिमा और सबा दोनों कितनी डिमांड कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे 4 लीटर ये खरीद रही थी, 5 लीटर ये, 9 हो गया, 4 5 6 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3। मैंने क्या करा, दोनों की मांग को जोड़ दिया, क्योंकि बेटा बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। तो ये बन गई व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत में आपको क्या करना है, अब एक नहीं लिखना, बाजार में आपको सभी वर्ड लगा देना है। हर कुछ भी पूछे, चाहे अनुसूची पूछे, फलन पूछे, हर जगह यही फंडा लगाना है। बाजार मांग अनुसूची में क्या लिखोगे कि बाजार मांग अनुसूची एक ऐसी तालिका है जो ये बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ता उसकी कितनी मांग करेंगे, यहाँ सभी लगा देना है। और व्यक्तिगत पूछे तो वहाँ पे एक लिख देना है, सभी हटा के एक वर्ड। ये जुगाड़ जो है आप लगाएंगे। इसको कहते हैं मांग अनुसूची, मांग तालिका या मांग सारणी। सर जी, हाँ जी, एक बार इनकी डेफिनेशन समझा दो। डेफिनेशन ही तो बता रहा हूँ बेटा कि सर, मैं कुछ समझ नहीं आया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत मांग अनुसूची। पहले हम इसकी लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह एक ऐसी तालिका है, जो यह बताती है कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर ये वर्ड मैटर करता है। एक उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदेगा, एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। और अगर मैंने बोला कि अगर वो आपसे पूछे बाजार मांग अनुसूची की पूछे, तो सब कुछ यही लिखना है। बस ये जो एक लिखा हुआ है, इस एक की जगह सिर्फ आपको क्या कर देना है, इस एक की जगह आपको जो है सिर्फ यहाँ पे सभी वर्ड लिख देना है और सारी की सारी ऐसे ही लिख देनी है। क्योंकि बाजार जो है वो सब उपभोक्ताओं के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वो एक के बारे में देती है। ये आपको जो है लिखना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आती है बात कि मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र का बहुत ही सिंपल है। आप लिखेंगे कि भाई ये जो है मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मांग अनुसूची का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, ये लिख देंगे आप। ख़त्म हो गई बात कि जो मैंने ऊपर टेबल बनाई है, जब मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा तो मांग वक्र है। अब क्योंकि तालिका 2 तरीके की होती है, तो ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र, और एक होता है बेटा बाजार मांग वक्र। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यह व्यक्तिगत तालिका का या अनुसूची का व्यक्तिगत तालिका का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। तो आप ये लिखेंगे। और अगर इसकी पूछे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह बाजार तालिका का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। इसमें ये लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मतलब कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे डी, मान लो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, अंतिमा का बनाया मैंने ये, ठीक है, कि अंतिमा जो है 4 3 2 1 10 20 30 40 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कीमत आती है
ठीक है। तो मान लीजिए अंतिमा जो है 10 रुपये पे 1 लीटर खरीद रही थी, ठीक है, 20 रुपये पे 2 लीटर खरीद रही थी, एंड 30 रुपये पे 3 लीटर खरीद रही थी। सॉरी बेटा, ₹40 पे 1 लीटर खरीद रही थी, 30 रुपये पे 2 लीटर खरीद रही थी, एंड 20 रुपये पे 3 लीटर खरीद रही थी, और इसी तरीके से 10 रुपये पे 4 लीटर खरीद रही थी। तो जब मैंने इसको प्रेजेंट किया, इस वाली को अंतिमा का बना सकते हो या सभा का बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, तो ये व्यक्तिगत है। जबकि अगर मैं इसका बना दूं, अगर मैं इसका कर्व बना दूं बेटा, इस वाली का अगर मैं इसका कर्व बना दूं तो बनेगा तो ये ऐसे ही, बनाने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बनेगा ऐसे ही। लेकिन अब की बार जो है बेटा, ये अंतिमा और सबा ये दोनों का अब की बार सम है। मतलब कि ये जो है 40 रुपये पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 40 रुपये पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 3 की डिमांड कर रहे थे। ये देखिए 40 रुपये पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 3 की डिमांड कर रहे हैं। एंड 30 रुपये पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 30 रुपये पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 30 रुपये पे ये डिमांड कर रहे हैं 5 की बेटा। इसी तरीके से 20 पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 20 पे डिमांड कर रहे हैं 7 की। और इसी तरीके से 10 पे कितनी डिमांड कर रहे हैं, 10 पे डिमांड कर रहे हैं 9 की। तो इस बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब मैंने डेटा कौन सा प्लॉट करा है, आप ये देखिए, अब मैंने डेटा कौन सा प्लॉट करा है, बाजार वाला। यहाँ डेटा कौन सा प्लॉट करा है, व्यक्तिगत वाला। ये दोनों में जो है डिफरेंस है बेटा, ठीक है। आपकी बुक में इसी चीज़ को ऐसे भी बनाया हुआ हो सकता है कि पहले एक ए उपभोक्ता का लिया, ठीक है, फिर ऐसे को बी उपभोक्ता का ले लिया होगा, ऐसे को सी उपभोक्ता का ले लिया होगा, और फिर एक बड़ा डिमांड कर्व बनाया होगा जिसमें ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ होगा। ऐसे भी हो सकता है आपकी बुक में, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी ये दिक्कत है। तो आप इसको हटाइए, आप यही वाला बना कर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अर्थ लिखेंगे और यही तालिका आप जो है बनाकर आएंगे। तो आपने अभी समझा है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है और बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है और बाजार मांग वक्र जो है ये क्या होता है। अंतिमा कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, ये बताइए पहले। है जी, आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ ली है, सारी चीज़ें। ये एक मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में भी आ सकती है बेटा। अच्छा, अब हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉपिक का नाम है बेटा, क्या कहते हैं, टॉपिक का नाम है मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। ये बेटा एक फिक्स टॉपिक है मांग के चैप्टर में, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हमने अभी तक ऊपर जो पढ़ा है, भले ही वो आए या ना आए उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक फिक्स टॉपिक है, इस चैप्टर से ये आएगा ही आएगा, घर से ही लिख के ले जाना चाहो तो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई है क्या ये मुद्दा, तो समझिए वही 7 फैक्टर के ऊपर है ये टॉपिक, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो मैंने को ये बोला 7 फैक्टर कौन कौन से बताए थे। पहला बताया था बेटा वस्तु की कीमत, ठीक है, ए इसको नाम दिया था। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था,
दूसरा मैंने आपको बताया था संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, ये मैंने आपको दूसरा बताया था। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया उपभोक्ता की आय, ये तीसरा बताया था। चौथा क्या बताया? उपभोक्ता की रुचि। पांचवा क्या बताया था? उपभोक्ता की संख्या। छठा क्या बताया था? छठा क्या बताया था? आय का वितरण, आय का वितरण। और सातवां क्या बताया था? जलवायु तथा मौसम। ठीक है, जलवायु तथा मौसम। आप देख लीजिए, इसी 7 का फंडा है पूरे चैप्टर में। इसको ए नाम दिया था, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई एंड इसको एफ, इसको जी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा आप ज़रा। आपको क्या ध्यान रखना है कि बी से लेके जी तक इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कीमतेतर कारक। ये जो 7-6 का ये जो कॉम्बो है बी से लेके जी तक, ये कहते हैं कीमतेतर कारक, कीमतेतर कारक अदर देन प्राइस फैक्टर। और जो ये अकेला है, और ये जो अकेला है ए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा कीमत कारक। बस ये आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो एक अकेला है वस्तु की कीमत, वो है कीमत कारक। और जो ये 6 हैं, संबंधित वस्तु, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की रुचि, ये है कीमतेतर कारक। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो 7 फैक्टर हैं इसको हम 2 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, कीमत और कीमतेतर, तो बस हो गया हमारा काम। क्या करना है देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस आएगा इसके अंदर। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मांग की मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मांग में परिवर्तन। यहाँ पे ये लिखेंगे। देखिए अब ज़रा आपको क्या करना है, आपको बेटा यहाँ पे लिखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए। ये 7 फैक्टर कौन से हैं जिनकी वजह से मांग या तो बेटा बढ़ेगी या मांग घटेगी? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि भाई ये 7 फैक्टर बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि अगर इन 7 फैक्टर के अंदर चेंज आया तो या तो मांग बढ़ेगी या घटेगी। ये 7 फैक्टर इसलिए प्रभावित करते हैं मांग को। तो आप लिखेंगे कि जब मांग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बढ़ना या घटना, दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, जब मांग में परिवर्तन कीमत कारक के कारण होता है, कीमत कारक के कारण होता है, तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर किसके कारण बोला बेटा उसने? जब मांग में परिवर्तन कीमत कारक की वजह से, कीमत कारक की वजह से, कीमत कारक की वजह से मतलब जब वस्तु की अपनी कीमत जब बढ़ती है और मांग घटती है, और जब वस्तु की अपनी कीमत घटती है और मांग बढ़ती है, जब कीमत बढ़ने की वजह से और कीमत घटने की वजह से मांग बढ़ती है और घटती है, तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि जब मांग में परिवर्तन, जब मांग में परिवर्तन कीमतेतर कारकों के कारण होता है, तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। यहाँ 2 बारी मांग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसी है, कहीं आप सोचे गलत बन रही है। जब मांग में परिवर्तन कीमतेतर कारकों के कारण होता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, 2 बारी आ रहा है ना मांग में परिवर्तन, तो आप सोचे तो जच नहीं रहा, बात नहीं बैठ रही, तो बात नहीं बैठेगी क्योंकि वो मांग में परिवर्तन सेम ही वर्ड है, लिखना यही है। क्या बोला उसने कि भाई जब कीमतेतर कारकों के कारण बनेगी, मतलब वो जो 6 फैक्टर मैंने अभी आपको ऊपर बताए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कीमतेतर कारक। तो जब भी मैं कीमतेतर कारक लिखूंगा मतलब वो 6 का कॉम्बो, किसी में भी चेंज आया। अगर कीमतेतर कारकों में परिवर्तन आया और उसकी वजह से मांग बढ़ी या उसकी वजह से मांग घटी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मांग में परिवर्तन। जबकि जब केवल कीमत की वजह से, वस्तु की अपनी खुद की कीमत की वजह से मांग बढ़ती है और घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। अच्छा जी, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी, सर ये जो केस पेपर है इसका कोई दूसरा नाम है? इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो कि अदर देन प्राइस फैक्टर, और कोई इसका नाम नहीं है बेटा। इंग्लिश में अदर देन प्राइस फैक्टर कहते हैं कि प्राइस को छोड़कर। आप समझिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाँ जी, तो हम मांग को प्रभावित करने वाले तथ्य बोल सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मांग को प्रभावित करने वाले तथ्य। नहीं तो बेटा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व अगर लिख दोगे तो उसमें तो ये भी आ जाएगा ना, वस्तु की कीमत। तो सर इसमें तो आप वस्तु की कीमत में परिवर्तन और मांग को प्रभावित करने वाले तथ्यों में। नहीं, आप ये लिख सकते हो इसको कि कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, ये लिख सकते हो। कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। बस ये इतना लंबा सेंटेंस बन गया, इससे बड़ी एक सीधा वर्ड है कीमतेतर कारक, खत्म बात। तो इतना लंबा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत क्या है? अब इसमें 2 वर्ड आते हैं बेटा। पहला वर्ड कौन सा आता है? मांग में विस्तार। दूसरा वर्ड कौन सा आता है? मांग में संकुचन। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। और इसमें भी 2 वर्ड आते हैं, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो हम ये पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन का। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मांग में परिवर्तन के अंदर भी 2 टॉपिक आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक आता है मांग में वृद्धि और एक आता है मांग में कमी। अब इसको समझिए बेटा, ये क्या है? बहुत इजी है बेटा। आप ये देखो, ये दोनों किसके घटक हैं? विस्तार और संकुचन इसके, मांग की मात्रा के। और मांग की मात्रा क्या है? जब कीमत की वजह से होगा बेटा। तो विस्तार का मतलब होता है बढ़ना। मांग कब बढ़ेगी बेटा? जब कीमत घटने से जब मांग बढ़ती है तो इसे बेटा मांग में विस्तार कहते हैं। और जब कीमत बढ़ने से आपकी मांग जो है वो घट जाती है कीमत की वजह से तो वो संकुचन कहलाता है। संकुचन का मतलब होता है घटना और विस्तार का मतलब होता है बढ़ना। अच्छा, तो भाई वृद्धि और कमी क्या होती है? अब ये समझिए। वृद्धि मतलब भी बढ़ना होता है और कमी मतलब घटना होता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि ये हुआ किस वजह से। वृद्धि और कमी किसका कारण है? मांग में परिवर्तन का घटक है। और मांग में परिवर्तन क्यों होता है? वो 6 फैक्टर जो हैं कीमतेतर कारक बेटा। तो जब आपके जो कीमतेतर कारक हैं, अगर उस कीमतेतर कारक में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के आने से मांग बढ़ी तो उसे मांग में वृद्धि बोलेंगे। आप लिखेंगे कि जब कीमतेतर कारकों में परिवर्तन, कारकों लिखेंगे बेटा, कारकों, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। जब कीमतेतर कारकों में परिवर्तन होने से मांग बढ़ती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और जब घटती है, जब कीमतेतर कारकों में परिवर्तन होने से, सेम यहाँ पे लिख देंगे, जब कीमतेतर कारकों में परिवर्तन होने से मांग घटती है तो बेटा वो कमी कहलाती है। दोनों में भाई आप सोचो, यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? विस्तार और वृद्धि में अंतर क्या है, ये मैटर करता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर होता है, तो आपको ये मुद्दा समझ में आएगा। दोनों का मतलब मांग का बढ़ना ही है। देखो यहाँ पे भी मांग में ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है।
लेकिन मांग बढ़ी किस वजह से? रीज़न मैटर करता है बेटा, कारण मैटर करता है। यहाँ मांग किस वजह से बढ़ी है? कीमत घटने की वजह से। और यहाँ मांग किसने बढ़ाई है? कीमत ने नहीं बढ़ाई, कीमतेतर कारकों ने बढ़ाई। तो मांग किस वजह से बढ़ी? कारण मैटर करता है। अगर कीमत की वजह से बढ़ी है तो वो विस्तार कहलाएगा। अगर कीमतेतर कारकों की वजह से बढ़ी है, कीमत को छोड़कर अन्य फैक्टर जो हैं, तो वो फिर विस्तार नहीं, वो फिर वृद्धि कहलाता है। सिमिलरली संकुचन और कमी में क्या वो है? दोनों का मतलब तो घटना ही है। यहाँ भी नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, यहाँ भी नीचे में एरो लगा हुआ है, तो डिफरेंस क्या हुआ? दोनों मांग के घटने को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन कारण किसने घटाया मांग को? अगर कीमत ने घटाया तो संकुचन है, लेकिन अगर कीमत को छोड़कर वो जो 6 का कॉम्बो है जिसको अदर देन प्राइस फैक्टर या कीमतेतर कारक कहते हैं, अगर उसने घटाया तो फिर संकुचन नहीं, उसको हम एक अलग नाम देते हैं जिसको कहते हैं मांग में कमी। अच्छा जी, ठीक है, इतनी बकवास भी समझ में आ गई। अभी मैंने आपको इसका कर्व पढ़ाया, मांग वक्र कैसे बनता है? ऐसे डी डी ऐसे बनता है। तो जब मुझे विस्तार को शो करना है, जब मुझे विस्तार को शो करना है तो विस्तार जो है वो बेटा इधर शो होता है ग्राफ पे, ऐसे एरो बना देंगे और ऐसे लिख देंगे। और जब मुझे संकुचन दिखाना है तो बेटा ऐसे शो कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे संकुचन। ठीक है, क्या लिख देंगे? संकुचन। विस्तार में नीचे की तरफ एरो, संकुचन में ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं मांग वक्र पर संचालन। क्या कहते हैं इसको? मांग वक्र पर संचालन। इस चीज को ये नाम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे वृद्धि और कमी का बनाना है, वृद्धि और कमी का, तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये मांग वक्र है, ठीक है, ये मांग वक्र है। मान लीजिए इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हो रही थी। आप कहोगे भाई ऐसा यहाँ क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा थोड़ी ना मान जाएगा। ये लीजिए, यहाँ भी बना दिया। ए ओ पी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ प्राइस में चेंज नहीं आता, प्राइस को छोड़कर प्राइस तो वही है, और अगर डिमांड बढ़ गई तो आपका यहाँ पे मांग वक्र जो है वो आगे खिसक जाता है बेटा। D1 D1 इधर खिसक जाएगा, और कीमत तो वही रही। देख लीजिए, कीमत तो वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई। किधर खिसक गया? दाईं ओर। किसको दर्शा रहा है? वृद्धि को। मांग वक्र जब मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, और अगर मांग घट जाए, कीमत उतनी है, कीमत तो उतनी ही है। देखो पहले कितनी थी? पहले थी P, फिर कितनी हो गई? P1, फिर कितनी हो गई? P2। कीमत वही है, कीमत में कोई चेंज नहीं है, कीमत वही है, लेकिन उसी कीमत पे मांग बढ़ रही है और मांग घट रही है। तो क्या हुआ? वक्र पीछे आ गया, वक्र पीछे आ गया। कौन खिसका रहा है ये वक्र को? कौन खिसका रहा है? मुस्कान धक्का दे रही है क्या दाईं तरफ, या अंतिमा धक्का दे रही है बाईं तरफ? ये मैटर करता है ना। कीमत तो नहीं कर रही इसको, मांग को, इसको तो नहीं कर रही कीमत को, तो फिर कौन कर रहा है? जो वो 6 कॉम्बो हैं कीमतेतर कारक, उनमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से मांग बढ़ रही है और घट रही है, और वक्र दाईं ओर और बाईं ओर खिसक रहा है। इसको कहते हैं मांग वक्र पर संचालन। जबकि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मांग वक्र का खिसकना। ठीक है, खिसकना या खिसकाव भी लिख सकते हो, एक ही चीज होती है, खिसकना या खिसकाव। अच्छा जी, तो कभी कभार क्या पूछ लेता है, कभी कभार वो यही लिख देता है कि मांग वक्र पर संचालन और मांग वक्र में खिसकाव में अंतर बताइए। और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, हाँ सरकना, ठीक है, हाँ ये यार सरकना भी लिख दो जी, ये आज अलग ही वर्ड लेके आइए, सा वाले, सारणी, सरकना और पता नहीं क्या क्या लाएगी। तो सरकना, खिसकना
और खिसकाव, ये एक ही चीज़ है बेटा। तो कभी कभार वो ये पूछ लेता है मांग वक्र पर संचालन और मांग वक्र में खिसकाव या सरकना में अंतर बताइए, ये भी आ जाता है बेटा एग्ज़ाम के अंदर। तो यही बताना है आपको कि भाई सरकना कब होता है, संचालन कब होता है, ये किसके घटक हैं, मांग में परिवर्तन, ये सरकना किसकी वजह से हुआ और विस्तार संकुचन किसकी वजह से हुआ, संचालन किसकी वजह से होता है, यही सब जो है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। चाहे वो ये पूछे मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, चाहे वो ये पूछे संचालन या सरकना, तो भाई यही लिखेंगे। या बेटा या क्वेश्चन क्या आता है, विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर है भाई, विस्तार और वृद्धि, इसमें आ जाता है क्वेश्चन विस्तार और वृद्धि। या संकुचन और कमी में क्या अंतर है, तो मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि विस्तार और वृद्धि दोनों बढ़ने को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन कारण मैटर करता है, किस वजह से मांग बढ़ी और किस वजह से घटी। अगर आपको कारण समझ में आया तो आपको बेटा ये मुद्दा समझ में आएगा कि ये क्या है। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया बस हमारा एक छोटा टॉपिक है इसी से रिलेटेड। एक ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, या 5 का 4 का जो भी हमने पढ़ा है, और सेम कॉन्सेप्ट। अब देखिए वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मांग वक्र के दाईं और खिसकाव के कारण बताइए। ठीक है, या बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मांग में वृद्धि के कारण बताइए, ये ऐसे भी आ सकता है। अब भाई जब मांग में वृद्धि होगी तो ही तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, ये तो लिखा हुआ, और जब कमी होगी तो ही बाईं ओर खिसकेगा। तो जब वृद्धि बोले या दाईं बोले कारण तो सेम ही होंगे ना, जब वृद्धि होगी तो ही तो दाईं ओर खिसकेगा, और कब खिसकेगा। अब बच्चा इसमें क्या करता है, वो बच्चा सबसे पहले लिखता है कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है और मांग वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया ना कि भाई कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है और मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। तो अगर आपको ऊपर वाला मुद्दा समझ में आया तो आप ये नहीं लिखोगे, अगर आ गया तो आप समझ जाओगे गलत लिखा हुआ है। तो अंतिमा बताइए क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। नहीं अंतिमा नहीं, तुम अंतिमा नहीं हो, अंतिमा बताएगी। अंतिमा सही लिखा है, ये यहाँ पे आना चाहिए ये कारक कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है और मांग वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है। आप सोचिए कितने में और लिख रहा हूँ। सही लिखा हुआ है, सही है गलत लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने उपभोक्ता की आय में वृद्धि लिख देंगे, उपभोक्ता की संख्या में जो है वृद्धि लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन लिख देंगे, और जो है क्या कहते हैं स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु जो है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि लिखेंगे। वृद्धि क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध होता है। और पूरक वस्तु की बताओ सब क्या कह रहे थे बेटा, सही लिखा है बेटा मैंने ये। सर सही थोड़ा ही ना ये। अच्छा गलत क्यों है ये बताइए। सर जी क्योंकि वो तो कीमत तो सेम ही रहती है, तो कीमत दर के कारण होता है जो 6 फैक्टर है। हाँ, जो वह 6 फैक्टर हैं उनकी वजह से होवे। और ये लड़की पता नहीं क्या कह रही है वे ओ वो वाड़ी कहाँ गई, वो वाड़ी सही लिख। हाँ देखो इसको नाम भी पता है कि मेरी बात चल रही है वो वाड़ी के नाम से। हाँ तो ये गलत क्यों है, ये कह रही है तो गलत है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्यों गलत है भाई। इसमें कीमत कारक किसकी रहती है ना, और कीमत कारक की वजह से परिवर्तन होता है।
हाँ, क्योंकि बेटा मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि भाई जो कीमत की वजह से होगा वो विस्तार और संकुचन है। उसने क्या पूछा, दाईं और खिसकाव के कारण, वृद्धि के कारण। तो मैंने वृद्धि और दाईं और कब होता है, वृद्धि और दाईं ओर होता है बेटा कीमत तर्कारक। इसमें तो वस्तु की अपनी कीमत आता ही नहीं, कीमत की वजह से क्या होता है, विस्तार और संकुचन। तो बेटा इसको एक बार ये लिखने हैं आपको, ये उपभोक्ता की ये 6 कॉम्बो थे ना, और ये भी लिख सकते हो आय का वितरण, आय का वितरण भी लिख सकते हो। वृद्धि के पूछे तो आय का समान वितरण लिख दीजिए, आय का समान वितरण ये लिख दीजिए। ठीक है जी, ये लिखने हैं बेटा आप। वो भी लिख सकते हैं जलवायु और हाँ हाँ हाँ, जलवायु। वो सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं यहाँ। एक ओनली पहले वाले को छोड़ के हाँ, बाकी वो पहले वाले को छोड़ के सब लिख सकते हैं यहाँ पे। और सेम क्वेश्चन उल्टा, इसके जहाँ वृद्धि लिखी है वहाँ कमी लिख दीजिएगा। अगर वो पूछे मांग वक्र के बाईं और खिसकाव के कारण बताइए। अगर वो ये पूछे मांग वक्र के बाईं और खिसकाव के कारण बताइए, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मांग में कमी के कारण बताइए, मांग में कमी के कारण बताइए। तो क्या करना है, उल्टा। किसका उल्टा, ये जो हमने यहाँ करा है। जहाँ जैसे यहाँ लिखा उपभोक्ता की आय में वृद्धि तो यहाँ कमी लिखेंगे, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि तो कमी लिखेंगे, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि कमी लिख देंगे, कमी लिखा है वृद्धि लिख देंगे, समान वितरण तो असमान वितरण, परिवर्तन में परिवर्तन ही रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब वृद्धि की बात पूछे तो कलर टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू को, कलर टीवी को ज़्यादा हाईलाइट करना है। और जब बेटा कमी की बात करे, जब कमी की बात करे तो जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी को ज़्यादा हाईलाइट करके बताना है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का मांग वक्र इन्ने को घिसक जाएगा, तो उसको लिखना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो बहुत देख लो, वही 7 फैक्टर हैं, पूरा चैप्टर मांग का यहाँ भी और आगे तक यही 7 फैक्टरों के ऊपर पूरा चलेगा। वैसे तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, कोई बचा नहीं है इसमें, कोई छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी इसके अंदर, लाइक क्या कहते हैं, मांग की लोचना हो गई। नहीं वो तो अलग चैप्टर है बेटा, वो तो हम अलग पढ़ेंगे। मांग की लो अभी तो हमने वो कुछ नहीं पढ़ा, मांग की लोच क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कीमत लोच, आय लोच, तिरछी लोच, उसकी श्रेणियाँ, उसके न्यूमेरिकल, प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मांग में आपको जो समझना है, जो एग्ज़ाम में आता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक ये भी लिख सकते हो, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक मिनट बेटा बस, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, इसके ऊपर बेटा ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे लिख के बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक आता है बेटा, एक आता है घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु, एक ये कीजिएगा। और एक कीजिएगा स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। बेटा ये पूरक वस्तु, ये बेटा ज़रूर कर ली। हाँ जी, कल हमारा टेस्ट ले लो। अभी बेटा ये हो गया, चलो एक मिनट रुको। इसका तो टेस्ट हो गया। हाँ इसका तो हो तो गया बेटा, मांग का भी तो, जो पिछले चैप्टर कराएंगे आपने फर्स्ट और सेकंड, हाँ उसका लेते हैं। ये बेटा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट ये बेटा बहुत बारी आता है, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तुओं में डिफरेंस, और ये भी बहुत बारी आ जाता है। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 3-3 नंबर में आते हैं, तो 3-3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-3 पॉइंट अपने पास होने चाहिए आपके पास। तो इतना जो है, इतना ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपका मांग वाला चैप्टर जो है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। और 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में मांग की लोच के साथ जो है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, ये बहुत बारी आता है, और 1-2 टॉपिक और हैं।